हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आरएस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है आईसी इंजन और ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखें तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको पता है सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे रेगुलरली पूछे जाते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं। आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट का टॉपिक है और इसको भी हम तेज़ी में निपटा देंगे। फिर हम कंप्रेसर, गैस डायनेमिक्स, गैस टरबाइन की बात करेंगे। कंप्रेसर तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपकी बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, तो काम काफ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ एन आईसी इंजन इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, ठीक है। इस पर तो कल हमने भारी डिस्कशन भी कर लिया था, मतलब पिछले वीडियो में। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन यानी कि ये उस ऑटो साइकिल की बात कर रहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला है, आपको तो पता ही है। आर जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो है और गामा जो है वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक हीट है। नेक्स्ट बात करें, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन किस पे डिपेंड करती है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन की अगर मैं बात करूं तो आपका बिल्कुल कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एम्बिगियस क्वेश्चन है क्योंकि गामा पे भी आपको डिपेंड करती हुई दिख रही थी, पर आईसी इंजन की अगर आप बात करो, आईसी इंजन आपके जो गाड़ी का इंजन होता है वो किस पे चलता है, एयर पे चलता है ना। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड, तो एयर जो सॉरी एक मिनट, फ्यूल यूज पे डिपेंड नहीं करती। जो गामा की जो वैल्यू होती है ना वो आपकी सिर्फ एयर के लिए होती है, तो बिल्कुल सही है। फिर बिल्कुल सही है। फ्यूल यूज यहाँ पे लिखा था, तो फ्यूल पे तो डिपेंड नहीं करती, आपकी डिपेंड करती है सिर्फ कंप्रेशन रेशियो पे और गामा की वैल्यू पे। और गामा जो होता है वो एयर पे डिपेंड कर जाता है। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के आपको पता है एजम्पशंस होते हैं कि जो पूरे जो हमारी जो फ्यूल है, मतलब या जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम एयर ही मानते हैं। तो एयर मानोगे तो फ्यूल कोई सा भी यूज करो, गामा की वैल्यू हम मानते हैं कि इफेक्ट नहीं होगी, ऑल द इफेक्ट होती है, पर ठीक है यहाँ पे एजम्पशन जो है उसके हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो जिसका 5.5 है, उसका कितनी होगी। तो भाई वही करना है, 1 माइनस 5.5 की पावर गामा -1 यानी कि 1.4 कर दोगे। तो जब इसका आंसर निकालोगे तो आपका 50% के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये अब ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें कुछ कर नहीं सकते, सिंपल कैलकुलेशन ही थी। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन BP पर आवर ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज अबाउट। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको देखने को मिलती है ना, वो दोस्तों आपको देखने को मिलती है 1.25 की। तो 1.25 kg पर आवर पर BPR की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ये पेट्रोल इंजन का था, सॉरी, है ना, ये पेट्रोल इंजन का था। और डीजल इंजन के केस में ये आपकी बढ़ के 0.3 kg पर BPR के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो पेट्रोल में 1.25 रहती है, इसमें 0.3 हो जाती है। फॉर कंप्रेशन रेशियो आईसी इंजन इंक्रीजेस इफ द कंप्रेशन रेशियो आईसी इंजन का इंक्रीज करता है तो थर्मल एफिशिएंसी क्या करेगी, ऑब्वियसली वो भी आपकी इंक्रीज ही करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल एंड गैस इंजन इज अबाउट। तो थर्मल एफिशिएंसी जो होती है, अभी भी आपने देखा, वो आपकी 30% के आसपास इस बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी दी हुई है ये, है ना। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपकी 50 से लेके 60 तक के बीच में वेरी करती है, ठीक है। और थर्मल एफिशिएंसी 30% तक रहती है। थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की अगर मैं बात करूं तो डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी रहती है वो आपकी भी 50, यहाँ पे आपकी बढ़ के 50% के आसपास मिलती है, क्योंकि आपको पता है थर्मल एफिशिएंसी डीजल की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू व्हाट, आपके पेट्रोल और गैस इंजन की, तो थोड़ी बढ़ के मिल जाएगी। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन ऑन अ वीक मिक्सचर। तो वीक मिक्सचर पे क्या होता है कि थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की लोअर रहती है ना। और ऑन द अदर हैंड पेट्रोल इंजन में थोड़ी सी आपको बढ़ के मिलती है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ वेल डिजाइन इंजन में भी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो भैया आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, मतलब 75 से लेके 90 के बीच में रहती है, तो 86 का डी हो जाएगा, ठीक है। द गैस इंजन हैज़ अ स्विफ्ट वॉल्यूम दी हुई है और क्लियरेंस वॉल्यूम दी हुई है, और आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी हुई है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर टेकन पर स्ट्रोक बताना है,
तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक वी एक्चुअल जो हमें निकालनी है, और यहाँ पे वी स्वेप्ट आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वी एक्चुअल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.88 इंटू 300, तो 824, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार, 87 का सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी वो तो आप कर ही लोगे। मोर्से टीटीएस जो होता है वो डिटरमाइन करता है आईपी किसका, मल्टी सिलेंडर इंजन का। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो मोर्से टीटीएस जो होता है वो आईपी बताएगा, और आईपी पता ही है, आईपी पता चल गई, उसमें से बीपी माइनस कर दो तो फ्रिक्शनल पावर भी बता देगा। तो कई बार हो सकता है कि आईपी ऑप्शन में ही दे ही ना, तो आप फ्रिक्शनल पावर दिखा देना, फ्रिक्शनल पावर भी ना दे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी दिखा देना। क्यों, बीपी तो पता ही थी, डायनोमीटर टेकोमीटर से लगा ली थी, आईपी पता चल गई तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। मोर्से की टेस्ट जो होता है कैन बी कंडक्टेड फॉर, तो ये मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो यहाँ पे होगा। ठीक है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे आपका डीजल इंजन हो, उससे दिक्कत नहीं है, पर वो मल्टी सिलेंडर इंजन होना चाहिए। एक सिलेंडर का पावर बंद करेंगे और फिर बाकी का देखेंगे तो उस तरीके से पता चलता है। काफ़ी डेप्थ है इस टॉपिक में, इसको अभी कवर करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अलग से वीडियो बन सकता है इस पर। तो द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ अ मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन इज बाय द यूज ऑफ, तो इंडिकेटेड पावर कैसे निकालते हैं आपको पता है, मॉर्स टेस्ट से निकालते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 90 का तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टर्बाइन ऑफ द टर्बोप्रॉप इंजन इज, टर्बाइन अगर टर्बोप्रॉप इंजन की बात करें एज कंपेयर टू टर्बोजेट इंजन, तो वो आपकी बिगर होगी। तो टर्बोप्रॉप की जो आपकी जो टर्बाइन होगी वो बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू टर्बोजेट इंजन। ठीक है, टर्बोप्रॉप इंजन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कभी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, आप देखना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, है ना, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर वगैरह ना, तो उसमें टर्बोप्रॉप इंजन या टर्बो फैन इंजन होते हैं। ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर या C-130J सुपर हरक्यूलिस, या आपका जो भी आप एयरफोर्स के अगर देखते होंगे तो उसमें दिखते होंगे आपको, तो वहाँ पे टर्बोप्रॉप और टर्बो फैन इंजन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और टर्बोजेट इंजन जो होते हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट में होते हैं आपके। ठीक है, जैसे सुखोई Su-30 MKI मिराज राफेल, इन सब में टर्बोजेट इंजन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, V1 अगर वेलोसिटी है, V1 इज अ जेट वेलोसिटी एंड V0 इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, प्रोपल्शन एफिशिएंसी कितनी होगी। तो प्रोपल्शन एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं, तो वो आपका फॉर्मूला देखने को मिलेगा 2V0 अपॉन V0 प्लस V1। V0 क्या थी, आपकी जेट आपकी व्हीकल की वेलोसिटी थी। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है तो व्हीकल की वेलोसिटी ऊपर लिख दो और उसमें V0 और जेट वेलोसिटी दोनों को ऐड कर दो। ठीक, टर्बोजेट डज नॉट रिक्वायर टर्बाइन टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो देखो टर्बोजेट में क्या होता है, बिल्कुल गलत बात है ये तो, जहाँ पे भी कंप्रेसर तो होता ही है, और ऐसा नहीं है कि कंप्रेसर ड्राइव नहीं करना पड़ता, कंप्रेसर ड्राइव करना पड़ता है टर्बोजेट इंजन में। तो मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, इधर मैं शायद इंक्लूड करना भूल गया। सामने आपका कंप्रेसर होता है, फिर उसके बाद कंबशन चेंबर होता है, और उसी लाइन में आके जाके फिर आपकी टर्बाइन होती है, और फिर वहां पे नोजल लगी रहती है। और ये देखो, अब प्रोपल्सिव एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा रॉकेट के लिए। देखो यहाँ पे किसके लिए पूछा था, टर्बोजेट इंजन के लिए पूछा था, अब रॉकेट के लिए पूछ रहा है तो रॉकेट का भी बता देंगे। V1 जो है वो वेलोसिटी जेट है, V0 तो है वेलोसिटी ऑफ व्हाट व्हीकल है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे, फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे देखो हर जगह ना यहाँ पे V0 जहाँ पे था उसको V1 से डिवाइड कर देना, और जहाँ पे V0 प्लस V1 था ना वहाँ पे 1 प्लस V0 प्लस V1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जा सकते हैं जिसमें जेट प्रोपल्शन वगैरह आपके इंक्लूडेड हों। तो वैसे तो मोस्टली आपके PSUs के एग्जाम में मैंने देखा है नहीं होते हैं, पर आपको कुछ नहीं कह सकते आजकल, तो पता नहीं कैसा पेपर बनाते हैं। किसी ने RCFL का एग्ज़ाम दिया हो तो उसको समझ में आएगा कि अब कुछ भी पेपर बन सकता है, भरोसा उड़ गया अब तो। मैक्सिमम प्रोपल्शन एफिशिएंसी ऑफ अ टर्बोजेट इंजन आपको तो कब देखने को मिलेगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी 2000 किलोमीटर पर आवर पे
किसका? टर्बो जेट इंजन का। जेट इंजन ज़्यादा स्पीड पे चलते हैं। टर्बो प्रॉप और टर्बो फैन इंजन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम स्पीड पे चलते हैं। करीबन मान लो 700 किलोमीटर पर आवर से लेके 900 किलोमीटर पर आवर तक होती है इनकी स्पीड, ठीक है। और ये हाई स्पीड पे चलते हैं। यहाँ पे तो लगभग मार्क 2 टच करने वाला हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चालू हो जाएगी। और न्यूक्लियर पावर प्लांट डिफर्स फ्रॉम अ कन्वेक्शन पावर प्लांट इन द स्टीम ओनली इन द स्टीम जनरेटिंग प्लांट। तो स्टीम जनरेशन जो होता है आपके कन्वेंशनल में क्या होता है, आप कोल बर्न कर लो, डीजल बर्न कर लो, है ना, उससे आप बना लो। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको होता है न्यूक्लियर कोर लगानी पड़ेगी, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोल रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर इंडिया इज लोकेटेड इन, तो सबको पता होता है ये तो तारापुर में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तारापुर में है ये। द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो प्राइमरी फ्यूल कौन सा यूज करते हैं? तो U235 करते हैं, ठीक है, U235। मेजर जिनके पास आपके U235 मिलेंगे ना, वो आपके हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफ़ी हैं। चाइना भी है और अमेरिका है, USA है। तो इन लोगों के पास यूरेनियम के बहुत भंडार हैं, ठीक है। और इंडिया को पता, आपको पता ही है, इंडिया को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर कोई देने को नाटक करता है, क्योंकि हमने कुछ कुछ ट्रीटीज़ हैं जो साइन नहीं करी हुई हैं, NPT वगैरह। एनरिच्ड यूरेनियम इज रिक्वायर्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर if the light water is used as a moderator and coolant, because light water का देखो, जब enriched यूरेनियम जब यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो लाइट वाटर यूज करते हैं एक मॉडरेटर और कूलेंट की तरह। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट वाटर की जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, वो हमको बताना था। तो ये जो होती है ना, इसकी लो मॉडरेटिंग एफिशिएंसी होती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इस वजह से हम यूज करते हैं लाइट वाटर को। पावर प्लांट गिविंग लीस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, सबसे ज़्यादा लीस्ट, सबसे कम लीस्ट जो है रनिंग कॉस्ट आती है, तो वो आपको किस केस में देखने को मिलेगी? वो आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होता है ना कि देखो, कन्वेंशनल में देखो, बाकी देखो, आप कोल वगैरह की जब आप बर्न करोगे या कुछ डालोगे ना, तो भाई कोल जो होता है तुमको पता ही है, मतलब रेलगाड़ी का कोल खा जाता है न्यूक्लियर आपका थर्मल पावर प्लांट। तो अब कन्वेयर बेल्ट से आप उसकी बॉयलर के फर्नेस तक ले जाओगे तो उसमें काफ़ी सारा इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन होता है। फिर उसके बाद पता ही है आपको, जो ऐश निकलती है, दो तरीके की ऐश होती है। एक तो आपकी जो नीचे झड़के गिर जाती है वो वाली ऐश होती है, और एक होती है जो एयर में प्रेजेंट रहती है। अब वो एटमॉस्फेयर में चली गई तो कबाड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हम फिर उस एयर से ऐश को अलग करते हैं और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन सिस्टम, और उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर लेता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा कुछ है नहीं, छोटी छोटी न्यूक्लियर रॉड रहती हैं, डाल लगा दो, बेहतरीन चलती रहती हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन कम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़। ये यहाँ पे 200 क्वेश्चन खत्म होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।